हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट वर द 5 ईयर प्लान्स, व्हाट वाज द प्लानिंग कमीशन, एंड वी विल आल्सो सी द टारगेट्स ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें हमारे कंट्री को डेवलप करना था, और ये डेवलपमेंट कैसे आ पाएगा? ओनली व्हेन वी प्लान इन एडवांस दैट ओके कौन से सेक्टर्स में हमें डेवलपमेंट लाना है और वो सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट कैसे लाएंगे। सो वी रियली वांटेड टू चॉक आउट अ प्रॉपर प्लान एंड एडहर टू दैट प्लान। ओके, सो इसीलिए हमने क्या किया, ये प्लान्स बनाने के लिए दैट ओके अगले 4-5 साल में हमने कौन से सेक्टर में और किस तरह से डेवलप करना चाहिए, ये करने के लिए हमने एक कमिटी सेटअप की जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? दैट फॉर एवरी 5 ईयर इट इज गोइंग टू सेट अप 5 ईयर प्लान्स। मतलब हर 5 साल में हमारी कंट्री कौन से डायरेक्शन में जाएगी, किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और कैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे एज अ कंट्री, ये देखने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया बच्चों। एंड दीज 5 ईयर प्लान्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एंश्योरिंग दैट हमारी कंट्री एक प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो हो पाए। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्लान्स हाउ विल वी नो दैट हमें क्या करना है, हमारी कंट्री का हमें फ्यूचर किस तरह से चाहिए, वो प्लान होगा थ्रू दीज 5 ईयर प्लान्स। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन का हमने सेटअप किया। लेट अस सी इंट्रोडक्शन। इन द ईयर 1950, देखिए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मतलब चेयरमैन कौन होगा? जो भी प्राइम मिनिस्टर है। एक्स ऑफिशियो मतलब उस ऑफिस को जो होल्ड करता है वो। So Prime Minister will be the chairman. Planning Commission consisted of experts from various fields such as banking, finance, industry, etc. It was responsible for the formulation of economic plans. Okay? तो हमने क्या किया, अलग अलग fields के experts को भी Planning Commission में involve किया ताकि वो हमें बता सके, वो direct कर पाए हमारे country की economy को. Okay? मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग इसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करना था, इसका क्या मतलब है? दैट हमें देखना था दैट हमारे पास, हमारे कंट्री के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के सहारे से हम किस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। एंड दैट हैज टू बी टाइम बाउंड, है ना? हम ऐसे तो नहीं कह सकते दैट ओके वी विल अचीव दिस, लेकिन कब? अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कब आपको ये अचीव करना है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग हैज टू बी टाइम बाउंड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्या एम है, क्या गोल है हमारा एज एन इकोनॉमी जो हम अचीव करना चाहते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको अगर आपके घर में आपको कोई कार खरीदनी है, लेट अस अज्यूम ओके दिस कार कॉस्ट 20 लाख रुपीज। तो आप क्या करोगे? आपके जो पेरेंट्स है वो सोचेंगे ना दैट ओके ये जो हमें कार खरीदनी है इसका खर्चा कितना आने वाला है? 20 लाख। तो अब हमारे पास एक्चुअली कितना इनकम है, हम कितना सेविंग्स कर सकते हैं, मतलब दैट इज द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस। तो ये जो इनकम है हमें सेव करना होगा। हम कैसे करेंगे? सो दैट वी अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग असाइड 20 लाख फॉर गेटिंग दैट कार, है ना? तो हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है? गेटिंग दिस कार, बाइंग दिस कार। हमारे रिसोर्सेज क्या है? हम जो सेविंग्स साइड में निकाल रहे हैं वो रिसोर्स है हमारा। एंड हम सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते ना, एक टाइम है हमारे दिमाग में दैट ओके अगले 2 साल में या अगले 5 साल में वी विल बी एबल टू अफोर्ड दिस कार, है ना? सो दिस हैज टू बी अ टाइम बाउंड एफर्ट। ये तो हमारे हाउस होल्ड का हो गया। अब ये पूरे कंट्री को हमें अप्लाई करना है। दैट इज वाई दिस इकोनॉमिक प्लानिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम किस तरह से करें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम सेटिस्फाई कर पाए। ओके, लेट अस सी। According to Dr. H.D. Dickinson, economic planning is the making of major economic decisions such as what and how much to produce, how, when and where it is to be produced, to whom it is to be allocated by the conscious decision of the determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. अब ये कह रहे हैं as an economy हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सब कुछ जहां पे हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू मिसेस बारबरा वुटन, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस
of economic priorities by some public authority. This is a deliberate thing ना, हम सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट करना है ये हम चॉइस करते हैं. So this is a conscious and deliberate choice of economic priorities by public authority. Okay, let us see the features of economic planning. तो बहुत सारे features है, let us look at them one by one. सबसे पहला, Central Planning Authority. Central Planning Authority in a country undertakes economic planning. अभी ये जो plans है ये कौन बनाएगा? There is a Central Planning Authority. इंडिया में कौन है वो? It is known as the Planning Commission. It has been replaced by the नीति आयोग since 2015. नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है? National Institution for Transforming India. तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये 1950 में सेटअप हुआ था एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग. ओके, नेक्स्ट, अ सर्वे. A comprehensive survey of the economy is undertaken regarding availability and utilization of human and natural resources. अभी हमें पता तो होना चाहिए that हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, तब जाके हम उनका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. तो इसलिए एक सर्वे किया जाता है that okay, हमारे पास कितना ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास कितने नेचुरल रिसोर्सेस है, एंड देन वी विल फॉर्म पॉलिसीज फॉर देयर यूटिलाइजेशन. ओके, objectives. Economic planning is based on certain predetermined objectives which are realistic and flexible. जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा बच्चों, जब हमने कार खरीदने का सोचा तो ये रियलिस्टिक प्लान हमने बनाया. हमने सोचा दैट ओके 20 लाख की कार अगले 4-5 साल में हम खरीद सकते हैं. सो दिस इज अ रियलिस्टिक प्लान, राइट. लेकिन अगर हम ऐसा कोई प्लान बना देंगे, इफ आवर इनकम इज नॉट सफिशिएंट और हम सोचते हैं दैट नहीं हम एक लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, सो इज दिस अ रियलिस्टिक प्लान? नो. सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे होने चाहिए? दे हैव टू बी रियलिस्टिक एंड दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल. दैट ओके अगर हम अगले 5 साल में ये कार नहीं खरीद पाए तो मे बी अगले 6 साल में 7 साल में तो खरीद पाएंगे. सो इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम इट हैज टू बी अ रियलिस्टिक टारगेट. ओके, आगे, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स. Priorities are fixed according to the importance of each sector for accelerating economic development. Target is the concrete step taken towards the attainment of these objectives. मतलब क्या किया जाता है इन 5-year plans में? ईच सेक्टर वाइज हम डेवलपमेंट करते हैं, हर एक सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल पहले 5 साल के जो फर्स्ट 5-year प्लान था हमारा, वहां पे हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था. फिर एग्रीकल्चर एक बार थोड़ा डेवलप हो गया, उसके बाद हमने बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू एंश्योर दैट हर एक सेक्टर में हमारी कंट्री डेवलप हो और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए. एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू प्रायोरिटाइज ईच 5-year प्लान में कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स को. हम ग्रोथ सारे सेक्टर्स में चाहते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा बैकवर्ड है उस सेक्टर को हम पुश करते हैं एक पर्टिकुलर 5-year प्लान में. ओके, नेक्स्ट, mobilization of resources. The resources needed for planning are mobilized through various sources like taxation, domestic savings, deficit financing, public debt, external assistance, etc. मतलब हमें जो पैसों की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, वो कहाँ से आएंगे? जो पब्लिक की सेविंग्स है, we will mobilize it through credit facilities, है ना, या फिर जो टैक्सेशन से हमें पैसा मिलता है पब्लिक से, that is also a resource. तो अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं फॉर द गवर्नमेंट, और ये जो पैसा आएगा इसे डायरेक्ट किया जाएगा, इसे मोबिलाइज किया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर्स में. ओके, नेक्स्ट, प्लान पीरियड. प्लान पीरियड वेरीज एज पर नीड्स. इन कंट्रीज लाइक इंडिया, प्लानिंग इज जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. हर एक कंट्री का अलग अलग होगा, मगर हमारी कंट्री में जो प्लान होता है वो 5 साल के लिए होता है. हर एक कंट्री को अपने अपने जरूरत के हिसाब से प्लान बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इवैल्यूएशन. Periodic assessment such as midterm appraisal is done to incorporate necessary changes in priorities and targets of the plan. Now this is very important that periodic assessment हो पाए बच्चों. Now for example, if we have set up a target, we should know that हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या नहीं, whether we are close to achieving this target, whether we are moving on the right path. ये कैसे समझेगा? Only when हम assessment करें. So periodic assessments किए जाते हैं to ensure that ये जो 5-year plan है, इसमें जो हमारा टारगेट है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, whether we are moving in the right direction or not. Okay, next, continuous process.
Economic planning is a continuous process. It aims at economic development of the country. अब ये ऐसा नहीं है that एक बार हमने प्लान बना दिया फिर हम बैठ जाएंगे, नहीं, ये प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमें बार बार प्लान करना है, एसेस करना है, फिर प्लान्स को मॉडिफाई करना है और वापस हमें इंश्योर करना है दैट हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के ट्रैक पे बराबर से चल रही है. सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ये जो हम कर रहे हैं प्लान्स, ये जो हम प्लान्स बना रहे हैं, दे आर ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, सो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है प्लानिंग का. ऑलराइट, कोऑर्डिनेशन. States of the country also undertake economic planning along with the center. Thus, coordination between the center and the state is ensured. तो हमें एज अ नेशन अगर डेवलप होना है तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेट्स भी प्रॉपरली डेवलप हो पाए. एंड दैट इज वाई ये जो प्लानिंग है दैट इज अंडरटेकन बाय द सेंटर एज वेल एज बाय द स्टेट्स. ओके, हर एक स्टेट की अलग अलग रिसोर्सेस होंगे, हर एक स्टेट की अलग अलग जरूरतें होंगी, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टेट का भी एक प्लान होता है. एंड एवरीबडी, द सेंटर and the state together, they undertake these plans. Okay, next, flexibility. Central planning authority maintains flexibility in its approach. This makes it possible to incorporate necessary changes in the plan as per the requirements during its implementation. जैसे कि हमने देखा ये plans जो है ये बार बार असेस किए जाते हैं that क्या प्रोग्रेस हो रहा है. हम जब असेसमेंट्स करते हैं बच्चों, अगर हमें ये पता चला that okay we are not moving in the right direction या हमें कुछ change in the approach की जरूरत है तो वो किया जाता है. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, सो ये 10 है बच्चों मेजर फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ लेट अस ग्लांस थ्रू. यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है दैट हर एक 5 ईयर प्लान में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था. देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज, थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर 5 ईयर प्लान में हमारा एक प्रायोरिटी सेक्टर है जहां पे हम ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों. ठीक है, नाउ लेट अस सी जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017, 12th 5 ईयर प्लान, इसके हमारे टारगेट्स क्या थे. बिकॉज इसके बाद नीति आयोग आ गया विच रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. सो अब हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं बच्चों. ओके, नीति आयोग में क्या किया जाता है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था उसके क्या क्या targets थे. Let us see. 12th 5-year plan, which covered the period 2012 to 2017, focused on the objective of sustainable growth. अब sustainable growth का क्या मतलब है बच्चों? दैट ये जो growth है ये हम कायम रख पाए, इस growth को हम continued रख पाए, ये हमारा यहाँ पे टारगेट था. ओके, द प्लान aimed at encouraging the development of India's agriculture, education, health and social welfare through government spending. It also aimed at creating employment through developing India's manufacturing sector. तो ये प्राइमरी टारगेट्स थे बच्चों हमारे 12th 5-year plan के. Let us see. Following were the targets of the 12th 5-year plan. सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी कितना ग्रोथ होना चाहिए एज पर दिस प्लान? रियल जीडीपी ग्रोथ एट 8% टू बी अचीव्ड. मतलब जो जीडीपी है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 8% ग्रोथ होना चाहिए. ये 12th 5-year प्लान में हमने प्लान किया था. एग्रीकल्चरल ग्रोथ एट 4%. जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो हमारा 4% से ग्रो होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट 10%. ओके, जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे 10% से ग्रो होने चाहिए. Every state must have a higher average growth rate in the 12th plan than what was achieved in the 11th plan. अब हमने ये देखा that मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने एक टारगेट रखा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने एक टारगेट रखा और हमने ये कह दिया that जो स्टेट्स है वो क्या करेंगे, जो पिछले 5-year प्लान में मतलब जो 11th 5-year प्लान में जो ग्रोथ अचीव की थी उससे ज्यादा हायर ग्रोथ रेट इन द 12th 5-year प्लान. ओके, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना एक पेस होगा, सो एंश्योर दैट ईच स्टेट इज ऑल्सो ग्रोइंग. इसलिए हर एक स्टेट को कहा गया दैट पिछला जो भी आपका अचीवमेंट था उससे ज्यादा आपको अभी अचीव करना है. ओके, तो सबसे पहला हमारा टारगेट था इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड क्या है देखो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम जानते हैं दैट एज अ कंट्री अभी भी वी फेस अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. सो इसे हम कैसे इरेडिकेट कर सके, इसके लिए हमने कुछ मेजर्स लिए और कुछ टारगेट सेट किए. लेट अस सी. टू रिड्यूस हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी बाय 10%. हेड काउंट रेशियो मतलब कितने लोग हैं पुअर, उनको अभी 10% से हम रिड्यूस करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे दैट 50 पीपल आर पुअर तो हमें इन्हें 10% से रिड्यूस करना है इस साल.
10% ऑफ 50 इज 5. तो अभी इस साल ओनली 45 पीपल शुड बी पुअर. ओके, इस तरह से धीरे धीरे हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे. तो हमने 12th 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा बच्चों? दैट द हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%. Okay, to create 50 million new work opportunities in the non-farm sector. कितने सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करने थे इन द नॉन फार्म सेक्टर, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ऐसे सेक्टर्स में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने थे. ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन. mean years of schooling to increase to 7 years by the end of 12th plan. मतलब एटलीस्ट 7 इयर्स तक हमारे बच्चे स्कूल में जा पाए, इतना हमें यहाँ पे टारगेट रखा था. एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट. हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज दे पाए, और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जैसे ही उनका एजुकेशन खत्म हो जाए उन्हें बराबर से नौकरी मिल पाए. एंड दैट इज वाई स्किल डेवलपमेंट पे भी हमने यहाँ पे फोकस किया. नेक्स्ट, एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट बाय द एंड ऑफ दिस प्लान. जो जेंडर इनइक्वालिटी हम देखते हैं, दैट बहुत बार लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता है, बहुत सारे रूरल एरियाज में हम देखते हैं. तो इसलिए ये प्लान में क्या किया गया, दैट ये जो जेंडर और सोशल गैप है स्कूलों में, ये कम किया जाए, दैट लड़कियों को भी पढ़ाया जाए. ये हमारे 12th 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट किया था. ओके, नेक्स्ट, हेल्थ. Reduce total fertility ratio to 2.1%. अभी we know that we are a highly populated country. तो हमें क्या करना है? We have to ensure that हमारा जो fertility ratio है वो कम हो. अभी fertility ratio मतलब क्या होता है? Average number of children that are born to a woman. तो ये जो fertility ratio है बच्चों, ये हमें 2.1 चाहिए according to this 5 year plan. Reduce undernutrition among children in the age group of 0 to 3 years to half of the NFHS 3 लेवल. NFHS क्या है बच्चों? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. अब ये जो सर्वे है, ये किया जाता है टू एंश्योर कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसका हेल्थ किस तरह है, बिकॉज बहुत सारे गांव देहातों में हम देखते हैं दैट देयर इज अ लॉट ऑफ माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट होता है बच्चों का. सो इसलिए यहाँ पे देखा गया दैट जो पिछला था NFHS 3, ये जो सर्वे किया गया था, उसमें 0 to 3 इयर्स के बच्चों में जो भी माल नरिश थे, अब यहाँ पे हमें बोला गया है रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन अमंग दिस चिल्ड्रन टू हाफ ऑफ द प्रीवियस लेवल्स. मतलब NFHS 3 में बच्चों जो 0 to 3 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चे थे, अराउंड 6.6% में माल न्यूट्रिशन देखा गया था. सो यहाँ पे हमने टारगेट किया कि बाबा ये जो रेशो है ये हमें हाफ लेके आना है, मतलब अराउंड 3% यहाँ पे लाना है. सो इस तरह हम पूरी तरह से तो इरेडिकेट नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप रियलिस्टिक टारगेट्स, एंड दैट इज व्हाई इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ये टारगेट रखा गया इन द 12th 5 ईयर प्लान. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ GDP. अगर हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाना है बच्चों, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने एम किया दैट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट हैज टू बी 9% ऑफ द GDP. जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो. ओके, कनेक्ट ऑल विलेजेस विद ऑल वेदर रोड्स. सारे जो दूर दराज के देहात है वहां पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए. एंड इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%. तो यहाँ पे हमने क्या एम किया दैट हमारे जो गांव देहात है उनमें कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए. सो इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%. ओके, आगे, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. increase green cover by 1 million hectare every year during the 12th plan period. मतलब कितना ज्यादा ग्रीन कवर हमें एक्सटेंड करना है, बिकॉज हम जानते हैं बच्चों दैट इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है. सो हमें कहीं ना कहीं नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है. एंड दैट इज व्हाई ये हमने प्लान किया 12th प्लान में दैट 1 मिलियन हेक्टेयर ऑफ ग्रीन कवर से हम इंक्रीज करेंगे इन द 12th 5 ईयर प्लान. ओके, सर्विस डिलीवरी provides access to banking services to 90% Indian household by the end of the plan. हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स है बच्चों, उनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमने एम किया दैट एटलीस्ट 90% इंडियन हाउसहोल्ड में बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए. मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज टू बी शिफ्टेड टू अ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर
by using आधार प्लेटफॉर्म linked with बैंक अकाउंट्स। अब ये जो हम अलग अलग स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, इसमें जो भी सब्सिडीज मिलते हैं या जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे प्लान किया बच्चों। ओके, सो दीज वर द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द 12th 5-year प्लान। आफ्टर दिस 5-year प्लान बच्चों हमने 5-year प्लान्स बनाना बंद कर दिया एंड नीति आयोग टुक ओवर। अभी नीति आयोग क्या करता है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। और यहाँ तक अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।